नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन आरबीएससी पर। दोस्तों ये है हमारा अगला टॉपिक है सप्रसंग व्याख्या। देखो वैसे तो इजी है, बहुत सारे बच्चे इसे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गलतियां आप लोग इसमें कर जाते हो कि आपके पूरे नंबर नहीं आते, इसमें नंबर कट जाते हैं। तो आज के इस क्लास में मैं शानदार तरीके से किस तरीके से आपको सप्रसंग व्याख्या वाला प्रश्न हल करना है ये तरीका बताऊंगा, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे लिखनी है और गलती नहीं करने से बचना है। ठीक है, मतलब गलती करने से बचना है, कहाँ गलती नहीं करनी है ये भी हम आज देखने वाले हैं। और ये जो सप्रसंग व्याख्या है ये आपके परीक्षा के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से परीक्षा में मिल जाएगी। हमने गद्य में से और पद्य में से दोनों में से जो है वो सप्रसंग व्याख्या इसमें शामिल की है। आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला एक आपके सामने पद्य में से ली गई जो पंक्तियां हैं वो आपके सामने दी हुई है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। कवि हरिवंश राय बच्चन साहब की पंक्तियां हैं, पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा उसे पढ़ोगे, दो तीन बार रिवाइज करोगे तो चीजें आपको याद आ जाएगी। मैंने सिर्फ दो दो पंक्तियां ली है, बाकी आप देख सकते हो मैंने डैश डैश छोड़ा है, परीक्षा में आपको पूरा मिलेगा। तो इसको हल कैसे करना है, ज्यादा हम समय इसमें टाइम खराब ना करके मैं जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। क्यों लिखना होता है? क्योंकि आपकी परीक्षा में साफ साफ लिखा होता है कि सप्रसंग उपयुक्त गद्यांश या पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपको वहां पे सप्रसंग का मतलब है संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, व्याख्या भी लिखनी है और विशेष भी लिखना है। अगर इतना कंप्लीट लिखते हो तो पूरे में से पूरे नंबर है। अब संदर्भ जब हम लिखते हैं तो संदर्भ में दो चीजें तो कम से कम आपको याद रखनी है, तीन चीजें। अगर किताब का नाम याद रहता है तो और भी बढ़िया है। अगर किताब का नाम, क्योंकि याद तो रहेगा, किताब का नाम क्यों याद नहीं रहेगा, तो आपको किताब का नाम भी लिखना है और साथ ही साथ पाठ का नाम भी लिखना है और उसके कवि का नाम भी लिखना है। अब यहाँ पे देखो, आप लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता आत्म परिचय से ली गई है। अब यहाँ पे एक पंक्ति और लिखनी है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे छोड़ी है कि कहीं आप ये नहीं देखो कि भाई ऐसा चल जाएगा, नहीं चलेगा। सबसे पहले एग्जामिनर ध्यान देता है, एग्जामिनर का ध्यान इन्हीं चीजों पे जाता है, वो पूरी आपकी व्याख्या नहीं पड़ेगा, ध्यान देना। वो संदर्भ में देखेगा, तीन चीजें देखता है, किताब का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम। इसमें लिखोगे यह इसके कवि हरिवंश राय बच्चन है, आप ऐसे लिख सकते हो। इसके कवि जो हैं भाई वो कौन है, तो इसके कवि बच्चन साहब हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन है या बच्चन साहब हैं। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। अब ये तीन चीजें हो गई, मतलब आपका काम फिक्स पूरा हो गया। तो यहां जो एक नंबर मिलना है वो आपको मिलेगा। फिर आता है प्रसंग। भाई ये प्रसंग कहाँ का है, तो आपको लिखना है कि इसमें कवि ने दुनिया के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों और प्रेम की मस्ती का वर्णन किया है। क्योंकि पहले ही कहता है भाई मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी यहाँ पे दोनों द्वंद्व बताया है, दुनिया क्या चाहती है, कवि क्या चाहते हैं, फिर भी कवि जो है वो संसार को प्रेम का संदेश देते हैं। तो ये दो पंक्तियां आपको लिखनी है, द्वंद्वात्मक, दुनिया के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों और दुनिया को मस्ती का संदेश देने की बात कवि ने यहाँ पे करी है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पर आपको लिखना है भाई क्या, जहां पर आपको लिखना है व्याख्या। अब आपको यहां पे लिखनी है व्याख्या। व्याख्या शब्द लिख करके आप लिखोगे, कवि कहता है कि मैं सांसारिक जिम्मेदारियों और कष्टों का बोझ उठाए हुए हूं, फिर भी मेरा दिल प्यार से भरा है। लोग समस्याओं से भागते हैं पर मैं समस्याओं के बीच रहकर भी प्यार बांटता हूं। मेरा जीवन संघर्ष और प्रेम का संगम है। मतलब कवि का जीवन संघर्ष और प्रेम का क्या है भाई, जो है वो संगम है। और अब आपको यहां पे लिखना है विशेष। ये पॉइंट अगर आप लिख देते हो, मैंने कुछ चीजें जानबूझ के छोड़ी हैं क्योंकि मैं आपको यहां पे बताऊंगा, अगर आप ये चीजें लिख देते हो तो विशेष में आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट लिखना है। देखो, अगर जग जीवन में अनुप्रास अलंकार है, समझ रहे हो ना, ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसमें एक तो आपको भाषा कैसी है वो लिखनी है, इसमें आपको अलंकार का पता चल जाता है तो एक आधा अलंकार का लिखना है, और कुछ आपको पंक्तियां उसी में से उठा के लिखनी है कि इसमें कवि ने ये बताया है। तो जैसे भार और प्यार में विरोधाभास है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद भाषा कैसी है, सहज खड़ी बोली हिंदी है, और शैली कैसी है, आत्मकथात्मक शैली है, मैं शैली है। तो ये आत्मकथात्मक शैली है। बिल्कुल आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अगर कवि की किसी इस आत्मपरिचय कविता में से कोई भी पद अगर आ जाता है तो कम से कम आप है ना, ये 2 पॉइंट तो आपके फिक्स हो गए। ऊपर वाले जो 2 पॉइंट है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, तो ये फिक्स पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लो। अगर आत्मपरिचय कविता से कोई पंक्ति आई तो ये आपको लिखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम एक और अगला जो है प्रश्न उठाते हैं। यहाँ पे देखो भाई, पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा, ये कवि तुलसीदास जी की रचना में से ली गई पंक्तियां हैं। किस बी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। यहाँ पंक्तियां छोड़ी हुई है, डॉट 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 किया हुआ बीच में से, और फिर आपने अंतिम पंक्ति हमने यहाँ से ली है। सबसे पहले लिखना है संदर्भ। यह कवित तुलसीदास कृत कवितावली उत्तरकांड से लिया गया है, और आरो भाग 2 किताब का नाम आप लिख सकते हो। प्रसंग में लिखना है कि इसमें कवि ने अपने समय की भयानक भूखमरी और बेकारी का यथार्थ चित्रण किया। उस समय एक भयानक परिस्थितियां पैदा हुई थी समाज में, तो वो डर का माहौल था, वो ऐसी सामाजिक परिस्थितियां थी, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। ये आपको एक दो पंक्ति में यहाँ पे बताना है, और फिर आपको व्याख्या करनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सीधा व्याख्या, भाई यहाँ पे लिखेंगे व्याख्या, और व्याख्या लिख करके आप सीधा लिखेंगे कि तुलसीदास कहते हैं कि मजदूर, किसान, व्यापारी और भिखारी सब परेशान हैं, किसी को काम नहीं मिल रहा है। भूख की आग समुद्र की आग से भी ज्यादा खतरनाक होती है। लोग पेट भरने के लिए धर्म अधर्म सब कर रहे हैं, पर पेट नहीं भर रहा है, और इसलिए फिर वो अपने बेटा बेटी को भी बेचते हैं। अब यहाँ पे लिखोगे विशेष। देखो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ, परीक्षा में आपको यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाई तुलसीदास जी अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं। छंद क्या है? कवित छंद है। हमने देखो वहां पे लिखा है ना, प्रसंग में संदर्भ में हमने पहले लिख दिया। किस भी किसान कुल में अनुप्रास अलंकार है, और पेट की आग को सबसे भयंकर आग बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और इंपोर्टेंट व्याख्या देखते हैं, और ये व्याख्या हमारे ली गई है भाई बाजार दर्शन पाठ से। गद्य और पद्य दोनों को हमने शामिल किया है। जल्दी से पढ़ लेते हैं कि बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है। आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित बाजार दर्शन पाठ से ली गई है, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। शब्दों को घुमा फिरा के आप कैसे भी लिख सकते हैं, बस ये खास चीजें वो लिखनी होती है आपको। प्रसंग में लिखना है कि लेखक ने बाजार के आकर्षण और उसके प्रभाव को जादू कहा है, जो इंसान को फंसा लेता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या कहा है? तो आगे देखो हम करेंगे इसकी व्याख्या। व्याख्या में आपको सीधे सीधे ये लिखना है, सीधा व्याख्या लिखेंगे। यहाँ पे व्याख्या शब्द लिखेंगे भाई आप, व्याख्या, और व्याख्या लिख करके आप सीधा सीधा आपको लिखना है। लेखक कहते हैं कि बाजार का आकर्षण आंखों के रास्ते दिल में उतरता है, क्योंकि सजी धजी दुकानें हम आंखों से देखते हैं, तो सजे धजे बाजार को देख करके मन ललचाने लगता है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही बाजार ग्राहकों को अपनी ओर खींचता है। जब जेब भरी हुई और मन खाली हो, तो फिर यह जादू सबसे ज्यादा असर करता है। फिर विशेष लिखना है भाई, और विशेष लिख करके आप ये 4 पॉइंट लिख देना, ठीक है। विशेष लिख करके बाजार के आकर्षण को जादू की उपमा दी गई है। भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। शैली विचारात्मक और मनोवैज्ञानिक है, और उदाहरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। ये पॉइंट नोट कर लो। बाजार दर्शन पाठ से कोई भी अगर आपकी व्याख्या पूछी जाती है, तो कम से कम ये 4 पॉइंट तो फिक्स है। ये जो पॉइंट मैं विशेष वाले दे रहा हूँ ना, वो तो उस टॉपिक से अगर कोई भी व्याख्या पूछी जाए तो ये फिक्स पॉइंट लिखना है। संदर्भ आपका फिक्स रहेगा, प्रसंग में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें फिक्स रहने वाली है। यानी फर्स्ट और लास्ट चीज आपकी सेम रहने वाली है। भाई देखो इसी तरीके से सिरिस का फूल जो पाठ है, उसमें से ये ली गई है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं क्या क्या है। संदर्भ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। ये गद्यांश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ललित निबंध से लिया गया है। सिरिस का फूल पाठ का नाम है। लेखक ने प्रसंग में आपको लिखना है कोमलता और कठोरता दोनों का एक साथ वर्णन किया है। उसके बाद व्याख्या में आप लोग इसको पढ़ लेना कि भाई कवि ने किसके साथ क्या तुलना करी है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। और ये जो 4 पॉइंट है, ये जो 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। अगर सिरिस के फूल पाठ में से कोई भी प्रश्न आता है, व्याख्या पूछी जाती है, तो आपको ये इतना लिख देना है। यानी फर्स्ट वाले क्या, फर्स्ट में जो संदर्भ लिखा हुआ है, भाई वो संदर्भ बिल्कुल सेम रहने वाला है। चाहे कोई भी व्याख्या इसमें से पूछी जाती है, तो ये पंक्तियां तो बिल्कुल आपको सेम लिखनी है, और उसी तरीके से लास्ट वाली पंक्तियां आपको सेम लिखनी है। इसी तरीके से एक और प्रश्न देख लो भाई, मैं आपको दिखा देता हूं। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का, तो ये भक्तिन पाठ से महादेवी वर्मा है। इसके संस्मरणात्मक रेखा चित्र से लिया गया है। और यहाँ पे लेखिका ने प्रसंग में आपको बता देना क्या जो है वो बताया गया है। उसके बाद ये इनकी व्याख्या कर लेना, और ये 3 पॉइंट्स जो है लास्ट वाले, ये भी सेम रहने वाले हैं। फर्स्ट एंड लास्ट सभी में जो है वो आपको क्या करना है भाई, उस पार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है तो उसमें सेम रखना है।
तो ये हमारी व्याख्या थी बच्चों। कैसी लगी ये क्लास मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट जरूर करिए। और आगे नेक्स्ट में जो कुछ बचे हुए टॉपिक हैं वो मैं करवा दूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट कर देना आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जितने ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक के लिए आते हैं वो टॉपिक मैं सबसे पहले करवाता हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।